आज पहली बार हम आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो खास तौर से जीव विज्ञान के रिवीजन के लिए है, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए एक रिवीजन मोड पर बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक समिति ने आपके ये जो जीवों में जनन ये पहली यूनिट में रखा है, और जीवों में जनन ये एक बायोलॉजिकल फंडामेंटल है जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। चूँकि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद में तब से अब तक जीवन जो है ये ओरिजिनेट होता जा रहा है, इवॉल्व्ड होता जा रहा है। तो किस किस फॉर्म में इवोल्यूट हुआ, किस किस फॉर्म में ओरिजिन हुआ। शुरुआत में लोअर श्रेणी के कुछ जंतु रहे, पौधे रहे जैसे शैवाल वगैरह। तो निम्न जीवों में जिस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, जिस प्रकार का जनन होता है, वो प्रमुखता से अलैंगिक जनन होता है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में जो आप लोगों को ये दिया गया है, पहली यूनिट जीवों में जनन है, दूसरा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा है मानव जनन, और चौथा पार्ट को बांटा गया है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो आज हम लोग पहली यूनिट की चर्चा करते हैं जीवों में जनन की। जनन दो तरीके का होता है, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है ये बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब क्या होता है कि बाई पेरेंटल में माता और पिता एक्स या वाई या मेल या फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने के बाद में गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, और गैमीट का फॉर्मेशन होने के कारण इसको लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन जो होता है, इसकी क्या खासियत होती है, ये यूनिपेरेंटल होता है। अभी हमने बताया निम्न जीवों में ये प्रमुखता से होता है। तो निम्न जीवों में ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय जीवों की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए उनके सामने बहुत सारे ढेर सारे अनुकूल परिस्थितियां आई, प्रतिकूल परिस्थितियां आई। अनुकूल परिस्थितियों में अपना जीवन जी सकें, इसके लिए प्रकृति ने इनको प्रोवाइड किया एक शक्ति, एक पावर, कि ये अलैंगिक रूप से भी जनन कर सकें जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए। तो पहली प्रोसेस विभाजन या फिशन, एक कोशिका दो में टूट जाना। मान लीजिए एक कोशिका कोई ये है, ये आगे चल करके विभक्त हो जाए दो जीवों में। सबको पता है पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के बेस पर जिस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग विभाजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो तरीके का होता है, या तो बाइनरी होता है, एक में दो बने, या एक से ढेर सारे भी बन सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन जो होता है वो सिंपल हो सकता है, या फिर जैसे पैरामीशियम होता है तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स हो सकता है, युगलीना में लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है। अगर आप देखना चाहें युगलीना वगैरह में तो ये रिजर्वायर हो गया यहाँ से, तो इसमें डिवीजन ऐसे होता है, यहाँ शुरू होता है, बढ़ते चले जाता है, उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो एक से दो बन जाते हैं इस लॉन्गिट्यूडिनल। और इसको जो ट्रांसवर्स होता है, जैसे पैरामीशियम में होता है, बीच से डिवाइड कर दिया, ट्रांसवर्स हो गया। फिर स्पोर फार्मेशन, बीजाणु जनन, जैसे यहाँ गैमेट फार्मेशन होता है, वैसे प्लांट के किसी हिस्से में अगर स्पोर का फार्मेशन होने लगे, स्पोर बनने लगे, तो उसको स्पोर फार्मेशन कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब बीजाणु से पौधे का बनना, ठीक है। तो जैसे जू स्पोर, ऐसे स्पोर जिनमें फ्लैजेला होते हैं, इनको क्या कहेंगे, जू स्पोर, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया का मतलब प्लांट बॉडी है, इसके ऊपर आउट ग्रोथ शुरू हुई, इस तरीके के कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया के अंदर जो स्पोर बने उनको कोनिडिया कहते हैं। ये फंगस में प्रमुखता से देखा गया है। एकाइनिड्स, ये भी एक प्रकार के स्पोर हैं। एप्लाइनोस्पोर, ये भी एक प्रकार के स्पोर होते हैं। जो स्पोर ये मोटाइल होता है, बाईफ्लैजिलेटेड होता है, और टेट्राफ्लैजिलेटेड होता है, या मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। जबकि ये सारे स्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसको कह सकते हैं नॉन मोटाइल
एकाइनेट्स, प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ये सब शैवालों में प्रमुखता से देखा जाता है। अगला आता है कलिका निर्माण। प्लांट थैलस है, प्लांट बॉडी है, इसके बाहर एक कोई कलिका निकल आई और ये जहाँ से टूट के अलग हो गई, फिर जहाँ पहुँचेगी वहाँ नया प्लांट थैलस बना लेगी। जहाँ से टूट के अलग थैलस बनाना ये कलिका निर्माण कहलाता है। ये जो आउटग्रोथ होती है इसको कलिका कहते हैं। ये मुख्य रूप से जंतुओं में हाइड्रा में देखा जाता है और ईस्ट का तो मुख्य लक्षण यह है ही। इसके अलावा विखंडन, जब तंतु वाले मतलब धागा जैसी संरचना वाले जितने भी, चाहे फंगस हो, चाहे एल्गी हो, चाहे कोई जीव हो, इसमें जब विखंडन की प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है धागे का टूटना। धागानुमा संरचना होती है, इसमें कहीं पर एक स्थान पर या कई स्थान पर टोटीपोटेंट सेल पाई जाती हैं। टोटीपोटेंट सेल के कारण यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, अलग हो जाता है, टूट जाता है। जितने टुकड़ों में टूटता है उतने ज़्यादा नए थैलस बन जाते हैं या नए जीव बन जाते हैं। अगला आया है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा छिपकली वगैरह पूंछ तोड़ देती है, पूंछ टूट जाती है तो फिर से अपने आप बन की जाती है। ये हाइड्रा में, इकाइनोडर्मेट्स में मुख्य रूप से देखा गया है। इकाइनोडर्मेट मतलब स्टारफिश, अगर कोई आर्म है वो टूट जाए तो टूटने के बाद नई आर्म फिर से बन जाती है। तो इस तरीके से अलैंगिक जनन का प्रोसेस, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न में यूपी बोर्ड में बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना करके इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। धन्यवाद।